डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आने वाले संकट को पहले से पहचान कर उसका उपाय करने वाला ही बुद्धिमान शासक कहलाता है। आचार्य चाणक्य ने जब ये विचार रखे थे तब राजतंत्र हुआ करता था। संपूर्ण प्रजा के हित और सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती थी। आज लोकतंत्र है, आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन यानी सिस्टम की होती है। मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत सिस्टम से एक सवाल पूछकर कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, जिसे लोकतंत्र की भाषा में कार्यपालिका कहा जाता है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, आखिर वो हर बार एक बड़ी घटना या बड़े हादसे के बाद ही क्यों जागता है? आज ये सवाल पूछने की बड़ी और वाजिब वजह है। एक दिन पहले लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, 15 छात्रों की जान चली गई। इस हादसे से पहले प्रशासन नहीं जागा था। सिस्टम के किसी भी हिस्से ने यह जहमत नहीं उठाई कि गर्मी का मौसम है, आग लगती है, कोचिंग सेंटर्स की जांच ही कर ले, होटल रेस्टोरेंट में जाकर देख ले, सुरक्षा नियमों के हिसाब से बने हैं या नहीं बने ये चेक कर ले। सिर्फ 19 दिन पहले दिल्ली के होटल में आग लगी थी। तब सिस्टम ने बड़े जोर शोर से फायर सेफ्टी को लेकर जांच शुरू की, लेकिन क्या हुआ? 2-4 दिन होटल्स की जांच हुई, फिर सिस्टम शीत निद्रा में सो गया, यानी लंबी गहरी नींद में चला गया। दिल्ली के होटल में लगी आग के 19 दिन बाद लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर लाक्षागृह बन गया। अब सिस्टम फिर से जाग गया। दिखावे के लिए जगह जगह शहर शहर कार्रवाई हो रही है, यानी सिस्टम के लिए एक्शन की शर्त यही है कि पहले आग लगनी चाहिए। जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक लोग जलकर नहीं मरेंगे, तब तक सिस्टम नहीं जागेगा, ना ही एक्शन होता। कल लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 बच्चे जलकर मरे, तो आज सिस्टम सुबह से ही एक्शन में है। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, कोचिंग सेंटर के मालिक तुषार जायसवाल और आईटी कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इनमें जानकीपुरम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, इंदिरा नगर के एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार, जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। विडंबना देखिए, 15 छात्रों की जान जाने के बाद प्रशासन जितनी फुर्ती से एक्शन में है, क्या उससे पहले ऐसी फुर्ती दिखाई गई? सोचिए, अगर प्रशासन ने थोड़ी सी सक्रियता पहले दिखाई होती तो क्या रिहायशी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा होता? नहीं चल रहा होता। लखनऊ के जिस जोन में यह लाक्षागृह बना था, वहां वर्ष 2014 से 2026 तक 30 इंजीनियर और जोनल अधिकारी तैनात रहे। अगर किसी भी अधिकारी ने, इन 30 में से किसी एक अधिकारी ने थोड़ी सी सक्रियता दिखाई होती तो क्या नियमों को ठेंगा दिखाकर इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा होता? नहीं चल रहा होता। सवाल वही है, फिर सिस्टम पहले क्यों सोया हुआ था? क्या सिस्टम को जगाने के लिए आम लोगों की अकाल मृत्यु जरूरी है? यह सिस्टम तभी क्यों जागता है जब हादसे में लोग मारे जाते हैं? ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्क ने कहा है कि समय पर सावधानी बरतना बाद में पछताने से कहीं बेहतर है। काश सिस्टम ने लखनऊ लाक्षागृह हादसे से पहले सावधानी बरती होती तो हादसा नहीं होता। लखनऊ का पूरा सिस्टम कितना लापरवाह था, उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सिस्टम के दिखावे वाले एक्शन की। 15 छात्रों की मौत के बाद कानपुर में अति सक्रिय हुए सिस्टम ने 30 बिल्डिंग्स को सील कर दिया। फिजिक्स वाला, एलन जैसे कई बड़े कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। जिन इमारतों को सील किया गया वो सालों से खड़ी है, वहां सालों से कोचिंग सेंटर चल रहे थे, लेकिन एक्शन कब हुआ? एक्शन तब हुआ जब लखनऊ में 15 छात्रों की अकाल मृत्यु हो गई। इसीलिए हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम को जगाने के लिए हादसा जरूरी है? क्या कानपुर में आज सक्रिय हुआ सिस्टम पहले अपना काम नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन आज इसलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि हादसा हुआ है, 15 छात्रों की जान गई है। सिस्टम सिर्फ कानपुर में सक्रिय नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के कई शहरों और दूसरे राज्यों में भी कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू हो गई। हमारी ये वीडियो रिपोर्ट है। केडीए की टीम जो है काकादेव कोचिंग मंडी में है। मेरे पीछे देखिए बिल्डिंग मौजूद है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सील्ड परिसर, इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ये कोचिंग मंडी की तस्वीरें हैं। एक बार आपको दूर तक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए एक बार आगे लेके चलते हैं। केडीए की टीमें जो है लगातार आगे कार्रवाई कर रही हैं। हम लोग को डायरेक्शन है कि जहाँ भी लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हो, जहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो ना किया गया, स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह, उसके खिलाफ नियमानुसार सीलिंग ड्राइव चलाई है। उसी क्रम में कार्रवाई हो रही है।
लखनऊ में कोचिंग सेंटर के अंदर हादसे के बाद गाजियाबाद में सीएफओ लगातार सभी कोचिंग का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इस वक्त आरडीसी में विद्या मंदिर के कोचिंग सेंटर में पहुंचे हैं और यहां क्या कमियां पाई गई है बता रहे हैं हमारे साथ राहुल पाल जी, चीफ फायर ऑफिसर है। राहुल जी, आप यहां पहुंचे विद्या भवन में, क्या कमी आपको यहाँ पर नजर आई? यहाँ आके देखा तो जो कोचिंग 2 से 3 फ्लोर पे चल रहा है, सिंगल सीढ़ी है। फायर के सिस्टम में फायर एक्सटिंग्विशर बस उपलब्ध हैं, बाकी सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। सीढ़ी के पास पैनल भी लगा रखे हैं, गीज़र भी इंस्टॉल्ड हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो खतरा बनी हुई हैं। इसको लेके इनको नोटिस निर्गत किया जा रहा है और तत्काल इसको बंद कराने के लिए संस्तुति की जा रही है। जनपद प्रतापगढ़ में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या डिजिटल लाइब्रेरीज है, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। जो स्कॉलर्स एकेडमी है, इसलिए फायर ऑडिट के लिए आए तो यहाँ पे यंत्र तो उपलब्ध पाए गए, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो सही नहीं है, क्रियाशील नहीं है। कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम फायर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर पड़े हुए हैं और पूरे स्टाफ को जो फायर अधिकारी हैं वो समझा रहे थे कि आखिरकार इसका इस्तेमाल विपरीत परिस्थितियों में उन्हें कैसे करना है। कोचिंग सेंटर के निरीक्षण करके उनको अवगत करा रहा हूँ, उनको प्रशिक्षित कर रहा हूँ कि आग से कैसे बचा जाए। प्रयागराज में फैसल खान के कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया। ये कोचिंग सेंटर अनाधिकृत बिल्डिंग में चल रहा था। सीलिंग की यह कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। वाराणसी में भी प्रशासन ने 3 बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। इन कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की जा रही थी। सोचिए, जिन संस्थानों में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, सिस्टम को इसकी फिक्र भी नहीं है। इसलिए यह आरोप लग रहा है कि 15 घरों के चिराग बुझाने के बाद शहर शहर सिस्टम का लीपापोती वाला एक्शन शुरू हो गया है। हर हादसे के बाद आम आदमी के आक्रोश को शांत करने के लिए सिस्टम ऐसे ही स्वांग करता है। एक्शन वाली ये नौटंकी 2-4 दिन चलेगी, उसके बाद सिस्टम फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? समझिए। जिस लाक्षागृह में जलकर 15 नौजवानों की जान गई, उसे मई 2016 में ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। कहा गया था बुलडोजर से गिरा दो। साल 2014 में इस बिल्डिंग का रिहायशी नक्शा पास कराया गया था। इसे अवैध रूप से मल्टी स्टोरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदला गया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर केस दर्ज किया और 10 मई 2016 को इसे तोड़ने का आदेश जारी किया गया। लेकिन 5 जुलाई 2016 को एक चमत्कारिक फैसला आया। बिल्डिंग को गिराने का फैसला रद्द कर दिया गया। सोचिए, जो बिल्डिंग नियम की अनदेखी कर अवैध तरीके से बनाई गई थी, सिस्टम ने जिसे गिराने का आदेश दिया था, अचानक 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि बिल्डिंग को गिराने का फैसला ही रद्द हो गया। अब आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। आज जो सिस्टम अति सक्रिय है, उसने तब ईमानदारी से कार्रवाई की होती तो 15 लोगों की जान नहीं गई होती। सोचिए, 2016 में जिस बिल्डिंग को गिराए जाने का आदेश था, अगर वो उस दिन गिरा दी जाती तो 15 बच्चे मरते नहीं। इसलिए सिस्टम ने, कहा जा रहा है, चुपचाप आदेश को रद्द किया। इसलिए आज जो एक्शन हो रहा है, हम इसे दिखावटी एक्शन कह रहे हैं। 15 छात्रों की मौत से लोगों में जो नाराजगी है, उसे दूर करने के लिए, जन आक्रोश को शांत करने के लिए एक्शन हो रहा है। लेकिन जब कार्रवाई करने का सही वक्त था, तब कार्रवाई नहीं हुई। डियर मित्रों, एक पैटर्न बन गया है। जब कोचिंग में आग लगती है तो कोचिंग सेंटर पर एक्शन होता है। जब होटल में आग लगती है तो कुछ होटलों के खिलाफ कार्रवाई होती है। सवाल यह है कि जब होटल में आग लगी थी, तभी कोचिंग सेंटर्स की फायर एनओसी चेक क्यों नहीं की गई? आज कोचिंग सेंटर में आग लगी है, तब भी सिर्फ कोचिंग सेंटर्स पर ही एक्शन क्यों हो रहा है? हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी जगहों पर जहां फायर सेफ्टी के इंतजाम जरूरी होते हैं, उसकी चेकिंग क्यों नहीं की जा रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां आग थोड़ी लगी है। लोग जब जलकर मरेंगे तब ये जागेंगे। चेकिंग इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि कार्रवाई नहीं करनी। कार्रवाई करते हुए सिर्फ दिखावा भर करना है। कोचिंग में हादसा हुआ है, इसलिए कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई का दिखावा कर इतिश्री कर लेना है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि एक्शन की पहली शर्त यही है कि पहले आग लगनी चाहिए, लोग मरने चाहिए। सवाल यह भी है कि जहां हादसा होता है, एक्शन वाला दिखावा सिर्फ वही या उसी प्रदेश में क्यों होता है? लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगी तो वहां एक्शन हो रहा है। देश के बाकी शहरों में सिस्टम अभी भी सोया हुआ है। मित्रों, प्रशासन का नाम अलग होता है, अधिकारी अलग अलग नाम से होते हैं, लेकिन इनका सिस्टम बिल्कुल एक जैसा है। यह सिस्टम पूरे देश में एक ही ढर्रे पर काम करता है। जहां आग लगती है वहीं जागता है। आज हमारे संवाददाता कई दूसरे शहरों में गए, वहां फायर स्टेशन पर कर्मचारी आराम से बैठे थे।
उन्हें भी शायद एक्शन के लिए हादसे का इंतजार है। उन्होंने इस बात की बिल्कुल जरूरत नहीं समझी कि दफ्तर से बाहर निकले और फायर सिक्योरिटी से जुड़े जो इंतजाम है उनको चेक करें। सिस्टम की लापरवाही पर हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं और ये रिपोर्ट हमने क्यों कराई। वैसे तो हर बार मैं ये बात जरूर आपसे कहता हूं कि जैसे सिस्टम जागता है वैसे मीडिया भी अमूमन ऐसे हादसों के बाद ही जागती है। अब इस मामले में भी जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है, कोचिंग सेंटर में आग लगी तो कोचिंग सेंटर के रियलिटी चेक्स शुरू हो जाते हैं, जिस शहर में आग लगी उस शहर के रियलिटी चेक शुरू हो जाते हैं, जिस प्रदेश में आग लगी वहां के रियलिटी चेक शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस राज्य में आग नहीं लगी और जहां अभी भी लाक्षागृह हजारों की संख्या में मौजूद है, उसका रियलिटी टेस्ट कौन करेगा? कौन बताएगा कि सिस्टम वहां का सोया हुआ और यही सोया हुआ सिस्टम किसी कोचिंग सेंटर को, किसी होटल को, किसी रेस्टोरेंट को लाक्षागृह बना सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए सच्चाई। चलिए चलते हैं कि भोपाल के जो फायर स्टेशन है, जो दमकल विभाग है, वहां पर इस वक्त चल क्या रहा है। जैसे कभी फ़ोन इमरजेंसी में कोई दिक्कत रहती तो हम लोग वायरलेस से कनेक्ट हो जाते, वायरलेस से बिल्कुल तत्काल सूचना मिल जाती कि हमारे पास कहाँ आग लगी, तो उस एरिया वाइज ट्रांसफ़र कर देते हैं हम जो भी एरिया में आग लगी। काम कर रहा है? हाँ काम कर रहा है। कुछ पूछ बताइए, कोई यदि जवाब देता है क्या? छोला फायर स्टेशन छोला होंगे नहीं शायद, ये होंगे पास होंगे, चालू रहता वो किसी दूसरे वाले स्टेशन से पूछ लीजिए, कोई और कोई अलर्ट हो, जाग रहा हो। माता मंदिर फायर स्टेशन, माता मंदिर। आप लोग चेक करने नहीं जा रहे कोचिंग सेंटर, कहीं पता कर लें? आग लगने का इंतजार, आदेश होगा तो जाएंगे हम लोग चेक करने। मतलब जब आग लगेगी तभी जाएंगे। ये कब से नहीं चली है, ये तो धूल खा रही है। देखो जैसे ये फायर सीजन चल रहा है तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि मतलब कोई आग लग जाए तभी करेंगे? हम लोग ऐसे मूवमेंट नहीं करते थे। नहीं, ऐसे मूवमेंट नहीं होता है। आग की सूचना हमें मिलेगी, मैं तुरंत जो है यहाँ से गाड़ी रवाना 1 मिनट में हो जाती है यहाँ से। अच्छा, वैसे आप पड़ताल नहीं करते हैं कहीं पे? आपको पड़ताल करते रहना चाहिए ना कि भाई कहीं आग का ऐसा ये इलाका है। ऐसे कोई पता नहीं लगता कहाँ आग लगेगी, क्या होगा। जब आग की सूचना मिलती है मेरे पास सूचना आएगी, कंट्रोल रूम से आएगी या फ़ोन द्वारा आएगी, तो मैं जो है गाड़ी यहाँ से तुरंत रवाना करता हूँ। सर पर्टिकुलर अभी किया था 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन पहले। कहाँ? यहीं का, ये जो कोचिंग का एरिया है ना। कौन सा बताओ, कौन सी कोचिंग का? महेश नगर। 7 दिन के बाद आप कहीं नहीं? नहीं सर। यही? हाँ। जब आपके पास यदि ठीक है कंट्रोल रूम में शिकायत आती है तो बस यही काम रहता है? हाँ जी सर। और फायर स्टेशन? हाँ जी। सुना आपने, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। मध्य प्रदेश में बैठे फायर ऑफिसर कह रहे हैं कि देखिए जब आदेश होगा तभी जाएंगे। एक सज्जन कह रहे हैं कि देखिए जब आग लग जाती है हमारे पास कॉल आती है हम तभी जाएंगे। तीसरे सज्जन कह रहे हैं कि हम गए थे, जांच करने के लिए गए थे। इन्हें समझ में नहीं आता ये इनकी ड्यूटी है, इसके लिए आदेश की जरूरत नहीं है। आप चेकिंग कर सकते हैं लेकिन इस गर्मी में दफ्तर से बाहर कौन निकलेगा? इतनी गर्मी पड़ रही है, दफ्तर में बैठ के कॉल सुन लिया, ड्यूटी पूरी हो गई। अब कौन दफ्तर से बाहर निकलकर मेहनत करे? सोचिए आपकी, हमारी, हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो कैसे काम करते हैं। जिन्हें सुरक्षा इंतजाम की चेकिंग करनी चाहिए थी वो आराम से दफ्तर में बैठे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये ध्यान रखिए क्योंकि यूपी में हादसा हुआ तो ये सारा का सारा सिस्टम चेकिंग जितनी चल रही है यूपी में हो रही है। हमने इसी वजह से तय किया कि आपको बाकी राज्यों की स्थिति दिखाते हैं, कैसे राजस्थान में, कैसे मध्य प्रदेश में या देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए और देखिए वहां पर सिस्टम जो लोगों ने संभाल रखा है कितने आराम से कुर्सी पकड़ के बैठे होंगे और कहेंगे देखिए साहब जब आदेश होगा, देखिए जब आग लगेगी हम तो तभी निकलेंगे। सब कुछ भगवान भरोसे है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिखावे वाला एक्शन, सिर्फ हादसा हो तभी सिस्टम को सक्रिय होना जरूरी नहीं है। आम दिनों में सिस्टम का एक्टिव होना क्यों जरूरी है, इसे एक आंकड़े के जरिए समझ लेते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में दुनिया भर में आग लगने से 1,20,000 लोगों की जान गई। इनमें से 27,000 लोगों की मौत अकेले भारत में हुई। यानी आग से पूरी दुनिया में हादसे से मरने वालों में करीब 23% भारत से थे। अब समझिए आग हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, लेकिन सिस्टम को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तभी जागता है जब हादसा होता है। मित्रों, आग और आग से होने वाले हादसों को लेकर हमारी संवेदनशीलता भी खतरे को बढ़ाती है। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने घरों में स्मोक अलार्म
और पब्लिक ड्रिल सिस्टम लागू किया हुआ। इससे आग से होने वाले हादसे घटे और हादसों में होने वाली जनहानि भी कम है। लेकिन भारत में फायर सेफ्टी आज भी ऑप्शनल यानी वैकल्पिक माना जाता है। इसलिए आग से होने वाले हादसों में हमारे देश में मृत्यु दर ग्लोबल लीडर से कई गुना ज्यादा है। आग से होने वाले हादसों में हमारे देश में ज्यादा मौत क्यों होती है? इसके पीछे सिस्टम की लापरवाही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों? इसे समझने के लिए हम आपको एक तथ्य शेयर कर रहे हैं। आग से बचाव का सबसे बेहतर नियम और मॉडल सिंगापुर का माना जाता है। सिंगापुर में बिल्डिंग का निर्माण शुरू होने से पहले सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स से फायर सेफ्टी प्लान मंजूर कराना पड़ता है। कब्जे से पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर लेना होता है। तय सीमा से बड़ी इमारतों में रजिस्टर्ड फायर सेफ्टी मैनेजर की नियुक्ति का नियम है। हर 6 महीने में आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर और होस की जांच अनिवार्य है। हर साल सभी फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच होती है। यह जांच भी वही कॉन्ट्रैक्टर करेगा जिससे सरकार से लाइसेंस मिला हो। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी मैनेजर की नियुक्ति होती है वहां हर 6 महीने में पूरा इवैक्यूएशन ड्रिल अनिवार्य है। अब ब्रिटेन के सिस्टम को समझ लेते हैं। ब्रिटेन में सभी नई रिहायशी इमारतों में आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर लगाना अनिवार्य है। हर इमारत में एक कानूनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन तय होता है जो आग के रिस्क असेसमेंट और इमरजेंसी प्लान का जिम्मेदार होता है। इन इंतजामों से ब्रिटेन में आग लगने के हादसों में होने वाली मौत में 90% की कमी आई। और आज जो हम आपको ये सारी के सारे आंकड़े दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में अब तो खैर छोटे छोटे शहरों में हर जगह हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। डीएनए मित्रों, आप डीएनए देखने के बाद में ज़रा अपने जो आपके अपार्टमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी होते हैं और आपके जो साथ रहने वाले लोग होते हैं, आज अपनी सोसाइटी में निकल कर ज़रूर जाइएगा और देखिएगा। आधे से ज़्यादा सोसाइटियों का ये हाल होगा। वहाँ इस तरीके का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर लगे होंगे लेकिन काम नहीं कर रहे होंगे और इसकी जवाबदेही तय करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये चालू होंगे या नहीं होंगे, और अगर ये चालू नहीं है तो फिर इस सोसाइटी में ये जो लोग रह रहे हैं वो चलते फिरते इस लाक्षागृह में रह क्यों रहे? हमारे देश में आग वाले हादसों में ज्यादा लोगों की जान क्यों जाती है? इसके पीछे वजह है नियमों में लचीलापन और सिस्टम की लापरवाही। देश में नेशनल बिल्डिंग कोड अनिवार्य नहीं। सिंगापुर में कानून ही कोड है, लेकिन हमारे यहाँ कोड एक सुझाव है। इसे लागू करना राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया गया। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि नेशनल बिल्डिंग कोड क्या कहता है। 15 मीटर या उससे ऊंची इमारत हाई राइज मानी जाती है। इसके लिए निर्माण से पहले और बाद दोनों बार राज्य फायर विभाग से फायर सेफ्टी मंजूरी जरूरी होती है। सिंगापुर में यही नियम है, लेकिन इसे लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके कामकाज और नियत में फर्क है। 300 वर्ग मीटर से बड़े घर में 2 सीढ़ियां जरूरी है। 150 वर्ग मीटर से बड़े और 20 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाले हर रिहायशी फ्लोर पर कम से कम 2 दरवाजे होने चाहिए। एनबीसी के तहत जिस ढांचे में कम से कम 20 छात्र हो और जो स्कूल, कॉलेज या ट्रेनिंग संस्था के रूप में इस्तेमाल हो, वो एजुकेशनल बिल्डिंग मानी जानी चाहिए। इसके लिए सख्त नियम होते हैं। नियम बनाए गए हैं। कई नियम बेहद सख्त हैं, लेकिन नियमों में कई चोर दरवाजे हैं। लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 15 मीटर से कम ऊंची थी, वो 500 वर्ग मीटर से छोटी थी, उसे फायर एनओसी लेना अनिवार्य नहीं था। इसी चोर दरवाजे का सहारा लेकर बिल्डिंग मालिक ने फायर एनओसी ली ही नहीं। ऊपर से लापरवाह सिस्टम ने कभी फायर सेफ्टी का ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं समझी। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि देश में फायर सर्टिफिकेट जैसा दस्तावेज कैसे मिलता है। चेकिंग के नाम पर फायर ऑफिसर की मुट्ठी गर्म की जाती है और फायर फाइटिंग उपकरणों की चेकिंग के बिना ही ये सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। और ये सब जगह की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन कई जगह की स्थिति है। सोचिए, पहले दिल्ली में हादसा हुआ, फिर लखनऊ में हादसा हुआ। अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग में हादसा होगा तो फिर क्या होगा? कितने लोगों का जीवन संकट में फंस जाएगा? ये आपके हमारे नहीं, देश के 90% से ज्यादा लोगों की जिंदगी का सवाल है। जैसी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसे सिस्टम काम कर रहे हैं, हम लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं। मित्रों, इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिखावे का एक्शन बंद होना चाहिए। सिस्टम को एक्शन के लिए हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर सिस्टम सचमुच ईमानदारी से काम करे, ये सुनिश्चित करे कि नियमों का सही तरीके से पालन हो, तो लखनऊ जैसे हादसे रोके जा सकते हैं। ये सिस्टम की जिम्मेदारी, शासन प्रशासन का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को समझाते हुए यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि शासन का उद्देश्य केवल वर्तमान को संभालना नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है।
लखनऊ में अग्निकांड की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना हो। डीएनए मित्रों, यूपी सरकार ने एक एसआईटी अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर भी बनाई थी। आज एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी। एसआईटी में शामिल तीनों सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट सौंपी। दान चोरी के गंभीर आरोपों के बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अयोध्या जाकर 6 दिनों तक दान चोरी के आरोपों की जांच की। इसके बाद आज अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी के प्रमुख विजय विश्वास पंत ने जी मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आपको पहले यह जानना चाहिए। शासन द्वारा गठित 30 सदस्यीय एसआईटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह साहब को अपनी प्रस्तुत कर दी है। ये एक अंतरिम रिपोर्ट है, जांच अभी भी प्रचलित है और जो अंतिम प्रतिवेदन है वो हम कुछ दिनों बाद, संभवतः 10 से 15 दिन के बाद, वो भी प्रस्तुत कर देंगे। सर, कि सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक सरकारी अधिकारी, यानी कि जैसे बनारस में सीईओ है वैसे यहाँ पर भी रखे जा सकते हैं। इसको लेकर आपने कुछ? इसके बारे में तो मैं कहने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और ये मतलब जो रिपोर्ट के बारे में अगर कोई भी तथ्य अगर इस स्तर से मतलब नहीं अवगत कराए जा सकते हैं, चूंकि ये गोपनीय प्रकार की रिपोर्ट है और हम शासन में प्रस्तुत कर चुके हैं और हम इसमें कुछ भी बताने के लिए इसके बारे में अधिकृत नहीं। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार नदी से पक्षियों के पानी पीने से नदी का अथाह जल कम नहीं होता, ठीक उसी तरह भगवान राम की सहायता से दान देने पर धन कभी घटता नहीं है। मित्रों, लोग इसी भाव से दान करते हैं। राम मंदिर में देश और दुनिया के करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था है। ये राम भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन इन करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना से खिलवाड़ किया गया। मित्रों, राम मंदिर के दान की चोरी सिर्फ धन की चोरी नहीं है, करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की भी चोरी है। यही वजह है कि आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया और राम भक्तों से जांच के लिए 15 दिन का समय मांगा। हालांकि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 10 दिन में ही सौंप दी। मित्रों, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में दान चोरी के आरोपों को लेकर क्या कहा गया, किन लोगों पर शक जताया गया, एसआईटी किस नतीजे पर पहुंची, ये सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें मंदिर की व्यवस्था से लेकर ट्रस्ट की भूमिका तक पर सवाल उठाए गए। जांच रिपोर्ट में मंदिर में दान चोरी के आरोपों को सही पाया गया है। साथ ही गुप्त चंदे से आभूषण चोरी का जिक्र भी रिपोर्ट में है, यानी जो भक्त गुप्त दान देते थे उसकी भी चोरी होती थी। हमने इसके बारे में आपको विस्तार से बताया भी था। अभी रिपोर्ट में 20 से ज्यादा लोगों को संदिग्ध माना गया है। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव शामिल है। एसआईटी ने अलग अलग 113 लोगों के बयानों को दर्ज किया, जिसकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। जिन लोगों ने बयान दिए उनमें आपस में कई विरोधाभास भी है। मित्रों, नीति शास्त्र हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए धन को ही महत्व देता है, क्योंकि वही स्थायी और कल्याणकारी होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अन्याय, भ्रष्टाचार, चोरी या अधर्म के माध्यम से कमाया गया धन अधिक समय तक नहीं टिकता है। लेकिन इसके बावजूद भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी की गई। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि व्यवस्था में क्या क्या कमियां थी, किन कारणों से दान चोरी होता रहा। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कहा कि चढ़ावे को दान पात्र से काउंटिंग सेंटर तक ले जाते समय वीडियोग्राफी नहीं होती थी। मंदिर की व्यवस्था में कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी अलग होती थी, लेकिन इसके बावजूद वो काउंटिंग की जगह पर ही रहते थे। सोचिए, अपनी ड्यूटी छोड़कर चढ़ावे की गिनती में लगे रहते थे। इसके अलावा दानपात्र के पास कई सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, यानी सबूत मिटाए गए। दान के बाद जो रसीद दी जाती थी उसमें भी कई खामियां मिली। ट्रस्ट को चोरी की शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये चोरी छोटी से बड़ी हो गई। यानी कार्रवाई न होने की वजह से चोरी करने वालों का हौसला बढ़ता गया। कुल मिलाकर एसआईटी ने यह पाया कि व्यवस्था बहुत लचर थी और इसी लचर व्यवस्था की वजह से चोरी हुई। मित्रों, एसआईटी के गठन के समय केवल मंदिर के चढ़ावे की राशि में हेरफेर का आरोप लगा था, लेकिन जब जांच की शुरुआत हुई तो इसके साथ ही आरोपों की संख्या भी बढ़ती गई। चढ़ावे की धनराशि के बाद दान में दिए गए सोने चांदी के आभूषणों की चोरी का आरोप भी लगा। साथ ही मंदिर के लिए जमीन की खरीद में घोटाले के पुराने आरोप दोबारा उछले। शायद यही वजह है कि विस्तृत जांच के लिए एसआईटी ने ज्यादा समय और बड़ी टीम की मांग की है।
6 दिनों की अपनी छानबीन के दौरान एसआईटी ने जांच में शामिल लोगों से 5000 से ज्यादा सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच के दौरान दान राशि की गिनती करने वाले कर्मियों के चयन और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की। छानबीन के बाद कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश भी की गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, यानी जिन लोगों पर आरोप लगे थे वो संदेह के दायरे में बने हुए। प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या होगा ये भी आपको जानना चाहिए। जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी एसआईटी की जांच अभी जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया था। इसी वजह से गृह मंत्रालय ही तय करेगा कि ट्रस्ट को लेकर क्या फैसला लिया जाए। गृह मंत्रालय ही निर्णय लेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को हटाया जाए और किन सदस्यों को बनाया रखा जाए। मित्रों, चढ़ावा चोरी होने की यह घटना कोई मामूली अपराध नहीं है। अभी पूरी जांच नहीं हुई है, लेकिन इनमें जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई उन पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। इस चोरी ने सनातन धर्मियों के मन में एक प्रकार का अविश्वास पैदा किया है, इसलिए कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो इस अविश्वास को हमेशा के लिए दूर कर सके। आगे कोई भी व्यक्ति श्रद्धालुओं की आस्था के साथ छल करने का दुस्साहस नहीं कर सके। मित्रों, एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन इस बीच राम मंदिर में दान चोरी की खबरों के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है। अब गणना कक्ष में बिना जेब वाले विशेष वस्त्र पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। मोबाइल, पर्स और अन्य निजी सामान प्रतिबंधित कर दिए गए। कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और पूरी गणना प्रक्रिया की सख्त निगरानी की जा रही है। साथ ही प्रवेश और निकासी के समय कर्मियों की जांच भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार दान पात्रों से निकलने वाले पैसों की गिनती के दौरान सीसीटीवी कैमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत गणना कक्ष में जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। राम मंदिर में दान चोरी को लेकर हम हर नई जानकारी और सही जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। हम चाहते हैं जो लोग भी दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिले। अब हम एक ऐसे पुलिस थाने का धार्मिक विश्लेषण करेंगे जहां 36 साल बाद हिंदू थानेदार आया है। यह खबर बिहार की राजधानी पटना से आई है, जहां एक थाने में 36 साल से सिर्फ मुस्लिम को ही थानाध्यक्ष बनाया जाता था। यानी थानाध्यक्ष की कुर्सी को धर्म के नाम पर अघोषित तौर पर आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन अब पटना के पीर बहोर थाने को 3.5 दशक के बाद हिंदू थानाध्यक्ष मिला है। राम कुमार सिंह को इस थाने का प्रभार दिया गया है। कहने को ये एक सामान्य तबादला है, एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन ये नियुक्ति 36 साल पुराने उस अलिखित नियम का टूटना है जिसे वोट बैंक की राजनीति ने जन्म दिया था। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ आपको ये आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस थाने से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। पटना का पीर बहोर थाना बहुत ही इम्पोर्टेंट थाना है। इसमें सब्जी बाग से लेकर के पटना के तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो सारे आते हैं। पीएमसीएच, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, और यहाँ का सक्सेशन बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख लीजिए 1993 में यहाँ जेड अहमद यहाँ के इंस्पेक्टर होके आए थे और उसके बाद लगातार जो सक्सेशन बोर्ड पर नाम है सारे मुस्लिम जो अधिकारी होते थे उन्हीं की यहाँ पोस्टिंग होती थी। पहली बार है जो राजकुमार सिंह यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, कल ही ज्वाइन किए हैं। और देख लीजिए, और इनका ये सबसे पहला मोटो है कि इलाके के जितने भी लोग हैं वो इनके काम को जाने और कानून व्यवस्था मेंटेन करने में इनकी मदद करें। आम जनता का विश्वासशील हो, उनके उनमें किसी प्रकार का भय नहीं हो, उनमें उनके जान माल की सुरक्षा की एकदम निश्चिंतता हो और वो निश्चिंत होकर रहे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि उनको अच्छे प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनको मिले। 36 साल बाद यहाँ पर हिंदू अधिकारी। जी हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात। ये 36 साल मेरे ख्याल से बहुत लेट लग गया, ये पहले भी होना चाहिए था। सारे धर्मों जो लोग कास्टिज्म पे बात करते थे कि मतलब कि ऐसे अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहेगा, हिंदू मुस्लिम जो करते थे, तो वो एक अच्छा बात है कि सारे धर्मों को मौका मिल रहा है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है पीर बहोर थाना के लिए कि एक हिंदू मिला है। अरुण चौधरी साहब ने खुद बताया था कि हम एक स्ट्रॉन्ग आदमी को वहाँ रहना चाहते हैं, डिप्लोमेट को नहीं। तो उसमें वो जीरो किया उन लोगों ने कि जेड अहमद की पोस्टिंग। पीर बहोर थाने के पूर्व मुस्लिम थानाध्यक्ष जेड अहमद के मुताबिक
उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से इस थाने का प्रभार दिया गया। लेकिन यहां यह सवाल उठता है, क्या बिहार में बीते 36 साल में कोई भी काबिल हिंदू पुलिस अफसर नहीं हुआ जो इस क्षेत्र को संभाल सके? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको 3.5 दशक पहले के राजनीतिक परिवेश को समझना होगा। 1990 में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी, तब बिहार की राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण ने अपनी जड़ें जमाई थी। इस राजनीतिक समीकरण को जमीन पर मजबूत करने के लिए प्रशासन का भी उसी हिसाब से बंटवारा किया गया। तुष्टीकरण की इस राजनीति में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। पीर बहोर और फुलवारी शरीफ जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में थानाध्यक्ष की पोस्ट को मुस्लिम पुलिस अधिकारियों के लिए रिजर्व कर दिया गया। दानापुर और फतुहा जैसे इलाकों में जहां यादव बहुल आबादी थी, वहां यादव जाति के पुलिस अफसरों को ही थानेदार बनाया जाता था। समय के साथ साथ पुलिस प्रशासन में इस अघोषित नियम को खत्म किया गया, लेकिन 3.5 दशक बाद पीर बहोर थाने में हिंदू SHO की एंट्री होते ही ये व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। ये फैसला बताता है कि पुलिस अधिकारी की पहचान उसके जाति या धर्म से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उसकी खाकी वर्दी और कानून के लिए उठाई गई कसम से होती है। लेकिन बिहार में यही वर्दी आज एक बार फिर सवालों के घेरे में है, और बड़ी बात यह है कि जिस मुहिम की हमने शुरुआत की थी वो सफल होती दिखाई दे रही है। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा हमने बिहार में भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। हमने मांग की थी कि सरेंडर के बाद भी भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। जब तमाम न्यूज चैनल्स इस गंभीर विषय को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, राजनीतिक दलों की जुबान नहीं खुल रही थी, तब हमने इसे डीएनए में दिखाया, अभियान बनाया और अब इसका असर हुआ है। मित्रों, आज की नई जानकारी यह है कि आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। भरत तिवारी की मां के आवेदन पर FIR दर्ज की गई है। जगदीशपुर SDPO राजेश शर्मा, शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएनए मित्रों, अभी सिर्फ मामला दर्ज हुआ है, न्याय मिलना अभी बाकी है। अब हम खाड़ी देशों के हथियार बाजार में भारत की एंट्री का विश्लेषण करेंगे, जिसका प्रवेश द्वार संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE बनने जा रहा है। भारत के 2 सबसे भरोसेमंद हथियार सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर को लेकर UAE ने रुचि दिखाई है, और दोनों देशों के बीच इनकी बिक्री को लेकर वार्ता शुरू होने की खबर है। आज आपको जानना चाहिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बाद खाड़ी देशों में हथियार खरीदने की होड़ क्यों बढ़ी है, मिडिल ईस्ट हथियारों का कितना बड़ा मार्केट है। आज आपको ये सभी समझना चाहिए। अभी इस मार्केट में किन देशों का दबदबा है, और भारत इस बाजार में एंट्री कर लेता है तो ये रक्षा निर्यात में देश की कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन सबसे पहले समझिए, मिडिल ईस्ट का वो रक्षा बाजार कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है जिसमें भारत एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। मित्रों, सिप्री के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच कुल हथियार आयात का 33% हिस्सा यूरोप ने खरीदा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा। मिडिल ईस्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। 5 वर्षों में दुनिया में जितने हथियार बेचे गए, उसका 26% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों में पहुंचा है। इस दौरान सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा $50 बिलियन के हथियार खरीदे। कतर ने लगभग $48 बिलियन के हथियारों का आयात किया। कुवैत ने अपनी सुरक्षा के लिए $21 बिलियन के हथियार दूसरे देशों से खरीदे, और UAE ने $20 बिलियन के हथियार आयात किए। इसके अलावा बहरीन और ओमान ने भी हथियारों की शॉपिंग में अरबों डॉलर खर्च किए। लेकिन ईरान वॉर के बाद मिडिल ईस्ट के देश हथियारों की शॉपिंग पर और अधिक धन खर्च करने को तैयार हैं। अब तक मिडिल ईस्ट के हथियार बाजार में अमेरिका और पश्चिमी देशों का पूरी तरह दबदबा बना हुआ है। वर्ष 2021 में से अगर हम बात करें 2025 के बीच की, मिडिल ईस्ट के देशों ने 54% हथियार अमेरिका से खरीदे, जिसमें F-16 फाइटर जेट, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने में सबसे ज्यादा रकम खर्च की गई। इस दौरान मिडिल ईस्ट में इटली से 12% हथियार आए और फ्रांस से 11% हथियार खरीदे गए, जिसमें मिराज और रफाल जैसे विमानों की बड़ी डील भी शामिल है। भारत भी अब पश्चिमी देशों के दबदबे वाले मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत और UAE के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों और आकाश तीर सिस्टम की जो डील हो रही है, उसकी अनुमानित कीमत $1 बिलियन से ज्यादा हो सकती है, जबकि भारत ने 2025-26 में कुल $4 बिलियन का रक्षा निर्यात किया है। विशेषज्ञों का मानना है, एक बार मिडिल ईस्ट के हथियार बाजार में भारत की एंट्री हो जाएगी तो दूसरे देश भी भारत को ऑर्डर दे सकते हैं। अब आप समझिए, जिस UAE के पास पहले से अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है,
उसे ब्रह्मोस और आकाश तीर क्यों चाहिए? मित्रों, ईरान अमेरिका वॉर ने मिडिल ईस्ट के देशों को समझा दिया, सुरक्षा के लिए वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान सिर्फ यूएई पर लगभग 1500 ड्रोन और 500 मिसाइलें दागी गई। इस तरह यूएई युद्ध में शामिल नहीं होने के बावजूद ईरान के हमलों का सबसे बड़ा शिकार बना। इस दौरान अमेरिका के साथ साथ खाड़ी देश भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी से जूझने लगे। अमेरिका के पास टॉमहॉक मिसाइल्स की कमी हो गई, इसलिए अब यूएई जैसे देश हथियारों की खरीद में विविधता लाना चाहते हैं। हथियारों के लिए एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। यही रणनीति इस बाजार में भारत को एंट्री करने का मौका दे रही है और जिन भारतीय हथियारों को यूएई ने अपनी सूची में सबसे ऊपर रखा है, उन पर खाड़ी देश का भरोसा ऑपरेशन सिंदूर में सफलता की वजह से जमा है। आज आपको ब्रह्मोस और आकाश तीर पर यूएई के भरोसे और इन हथियारों की जरूरत के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 15 से 19 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तानी एयरबेस, रडार और आतंकी ठिकानों पर बेहद सटीक हमला किया गया। इस दौरान ब्रह्मोस का स्ट्राइक रेट 100% था, यानी कोई हमला फेल नहीं हुआ और पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज एयर डिफेंस 3 मैक की रफ्तार वाले हमले को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। इसने ब्रह्मोस पर यूएई के भरोसे को मजबूत किया। यूएई के पास मौजूद अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलें आकाश में ऊपर जाकर हमला करती हैं। वहीं ब्रह्मोस बेहद कम ऊंचाई पर उड़कर लक्ष्य तक पहुंचती है। इसीलिए यूएई इसे हॉर्मुज, तटीय ठिकानों और दुश्मन के कमांड सेंटर पर तेज जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आकाश तीर पर यूएई का भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसने रडार, सेंसर और मिसाइल सिस्टम को एक नेटवर्क से जोड़ दिया, जिससे ड्रोन और मिसाइल खतरों की पहचान और उनको नष्ट करने की प्रक्रिया आसान बन गई। यूएई के पास मौजूद महंगे एयर डिफेंस पैट्रियट और थार्ड खतरे को मार गिराते हैं। वहीं आकाश तीर तय करता है कि किस खतरे को कौन सा हथियार रोके, यानी ये पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का एक तरीके से दिमाग है। अगर यूएई इसे अपनाता है तो वो अपने पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम और भविष्य के ब्रह्मोस जैसे हथियारों को एक ही नेटवर्क में जोड़ सकता है। इससे यूएई ड्रोन, मिसाइल और स्वार्म हमलों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी सुरक्षा कवच तैयार कर सकेगा। यूएई के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों और भरोसे को देखते हुए इस डील के होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। यूएई को ब्रह्मोस देने के लिए भारत को रूस की अनुमति भी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। रूस और यूएई के अच्छे संबंध ये बाधा भी दूर करते हैं। अगर भारत और यूएई के बीच ये समझौता हो जाता है तो सऊदी और कतर जैसे देश भी इन हथियारों में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। मित्रों, मिडिल ईस्ट के देशों को सुरक्षा की चिंता इसलिए भी सता रही है क्योंकि युद्ध रुकने के बावजूद तनाव कम नहीं हो रहा। भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी ईरान और यूएई भिड़ गए। दोनों देशों के बीच जुबानी जंग दिल्ली में ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक के दौरान हुई। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी गादिर नेज़ेमपोर ने यूएई पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यूएई ने अमेरिका इजराइल के हमलों में अपनी जमीन और बेस इस्तेमाल करने दिए और वो ईरान पर हुए हमलों में शामिल था, जबकि यूएई ने इन आरोपों का कड़ाई से जवाब दिया। यूएई ने ईरान के आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया। यूएई ने कहा कि वो युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन किसी भी खतरे, आरोप या दुश्मनी भरे बर्ताव का जवाब देने के लिए कानूनी, राजनयिक और सैन्य अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखता है। यानी यूएई ने ईरान को धमकाया है, उस पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। यूएई और ईरान इस समय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान भारत में एक मंच पर आए। बैठक के दौरान दोनों देश आपस में भिड़ भी गए, लेकिन उन्हें शांत किया गया। यही भारत का स्वभाव है। हमारा मंत्र ही विश्व शांति का है, वसुदैव कुटुंबकम का है। प्रिय मित्रों, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है। यानी अब भारत फिर से ईरान का तेल खरीद सकेगा। इसके अलावा चाबार पोर्ट को लेकर भी भारत और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। यानी ईरान एक बार फिर तेल और व्यापार के मामले में भारत का साझेदार बनने वाला है। मिडिल ईस्ट के युद्ध में ईरान और इजराइल आमने सामने थे। अभी भी वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान और इजराइल दोनों भारत के दोस्त हैं। इसे दुनिया भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देख रही है। युद्ध के दौरान भारत ना तो किसी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया, ना ही किसी के खिलाफ खड़ा दिखाई दिया। भारत ने किसी एक देश का पक्ष लेने के बदले शांति, संवाद, तनाव में कमी और स्थिरता की अपील की। मित्रों, इस साल मिडिल ईस्ट का युद्ध ऐसा संकट रहा जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एशिया के देशों पर तो इसका असर और ज्यादा पड़ा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके लिए तेल की सप्लाई का सबसे प्रमुख रास्ता है।
लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग ईंधन के संकट से कम प्रभावित हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध के दौरान जब हॉर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई ठप हो गई तो नई दिल्ली ने कई बड़े कदम उठाए। संकट से निपटने के लिए भारत ने 40 देशों से तेल खरीदा, हॉर्मुज को छोड़कर दूसरे रूट से तेल की खरीद में बढ़ोतरी कर दी। यह सुनिश्चित किया कि रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता से काम करे। इस तरह पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और हवाई ईंधन की कमी नहीं हुई। साथ ही भारत ने तेल का अपना रणनीतिक भंडार भी बढ़ाया। मित्रों, युद्ध के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मई को यूएई की यात्रा की। इस दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से एक समझौता किया गया। इसके तहत भारत के रणनीतिक तेल भंडार में 3 करोड़ बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मकसद यह है कि अगर भविष्य में तेल की सप्लाई पर असर हो तो भारत के पास कुछ समय तक घरेलू जरूरत पूरी करने का विकल्प मौजूद रहे। इतना ही नहीं, भारत ने सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक और व्यावसायिक संपर्क बनाए रखा। इस तरह तेल की सप्लाई और पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी के बावजूद आम लोगों पर इसका पूरा भार नहीं पड़ने दिया। मित्रों, युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल थी, लेकिन युद्ध के दौरान यह बढ़कर $126 तक पहुंची। युद्ध के दौरान औसत भाव भी देखें तो यह $95 के आसपास रहा, यानी औसत कीमत में लगभग 35% का उछाल आया। लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 8% की ही बढ़ोतरी की गई, यानी लोगों को महंगाई से काफी हद तक बचाने की कोशिश हुई। मित्रों, भारत ने इस बार युद्धकाल के दौरान रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाई। किसी एक पक्ष के साथ भारत ने खुद को नहीं जोड़ा, साथ ही भारत के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। मित्रों, आज जब हम मिडिल ईस्ट में 2026 के युद्ध की बात कर रहे हैं तो उस वक्त वहां के एक और युद्ध का जिक्र होना जरूरी है। 2026 से पहले मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा युद्ध 53 साल पहले 1973 में हुआ था। अरब देशों और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध को योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध यहूदियों के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर यानी प्रायश्चित के दिन शुरू हुआ था, इसलिए इसका यह नाम रखा गया। तब मिस्र और सीरिया के गठबंधन ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। इस दौरान इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन तब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद अरब देशों का खुलकर साथ दिया और इजराइल की आलोचना की। उस दौरान भारत की तरफ से कहा गया कि इजराइल का कठोर रुख स्पष्ट रूप से युद्ध का बुनियादी कारण है और भारत की सहानुभूति पूरी तरीके से अरब देशों के साथ है। लेकिन भारत के इस एकतरफा रुख के बावजूद मुश्किल समय में उसे अरब देशों का साथ नहीं मिला। यह युद्ध करीब 3 हफ्ते चला, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उस समय दुनिया के ज्यादातर तेल उत्पादक अरब देश थे। युद्ध के दौरान इन देशों ने तेल को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तेल उत्पादन में कटौती कर दी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई। मित्रों, 2026 के युद्ध के दौरान तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में अधिकतम 80% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 1973 के युद्ध के बाद तेल के दाम में ऐसी आग लगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। युद्ध के बाद तेल का दाम 300% तक बढ़ गया। युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम $3 प्रति बैरल था, जो बढ़कर $12 बैरल तक चला गया। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। 1973 में भारत का तेल आयात बिल 41 करोड़ डॉलर के करीब था, लेकिन 1974 में यह बढ़कर $135 करोड़ हो गया, यानी एक साल में तेल का आयात बिल 3 गुने से भी ज्यादा हो गया। 1974-75 के आर्थिक सर्वेक्षण ने उस वर्ष को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व आर्थिक तनाव का वर्ष बताया था। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था का दबाव डाला। इसका परिणाम आम भारतीयों को भुगतना पड़ा। महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी हुई, जरूरी सामान महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई। मित्रों, हो सकता है उस समय के अंतर्राष्ट्रीय हालात अलग हो, जिसकी वजह से भारत ने अरब देशों का साथ दिया, लेकिन खुलकर साथ देने के बावजूद भारत को तेल के संकट से बचाने के लिए अरब देशों ने कोई मदद नहीं की। भारत जैसे मित्र देश के लिए कोई अलग या रियायती सिस्टम नहीं बनाया। मित्रों, 1973 के युद्ध का सबसे बड़ा सबक यह था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रणनीतिक बढ़त का फायदा मिलता है, न कि वैचारिक वफादारी का। उस वक्त अरब देशों का भरपूर साथ देने के बावजूद अरब देशों ने हमें किसी तरीके की छूट नहीं दी। लेकिन 2026 में युद्ध के बीच भी यूएई ने भारत के साथ तेल को लेकर समझौता किया। ईरान ने प्रतिबंध हटाने से पहले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के जहाजों को ही हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी। उनमें भारत भी शामिल है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं और इजराइल से अच्छे संबंध के बावजूद फिलिस्तीन को
भारत का ऐतिहासिक समर्थन जारी है। कुल मिलाकर कहें तो 53 साल पहले भारत ने पक्ष चुना, लेकिन तेल के संकट से बच नहीं पाया। लेकिन आज भारत की नीति एक पक्ष का साथ देने के बजाय अपने हित को प्राथमिकता देने की है। अब हम अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के नए विश्व रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यह सफलता अपने 39वें जन्मदिन से सिर्फ 2 दिन पहले हासिल की। मित्रों, फुटबॉल की दुनिया में उम्र को अक्सर एक अदृश्य सीमा माना जाता है। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, खिलाड़ी पीछे छूटते जाते हैं। लेकिन अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर ने इस थ्योरी को बदल कर रख दिया है। इस उम्र में भी वे 19-20 साल के खिलाड़ियों से कहीं बेहतर नजर आ रहे हैं। आज आपको मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड और उसके पीछे छिपी कड़ी मेहनत के बारे में जानना चाहिए। आज आपको यह भी समझना चाहिए क्यों पूरी दुनिया कहती है मेसी जैसा कोई नहीं। मित्रों, मेसी ने कल ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में 2 गोल किए। इसके साथ वर्ल्ड कप में उनके कुल गोलों की संख्या 18 हो गई, जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने अपने दोनों मैच जीते हैं और इन दोनों मैच में सभी 5 गोल लियोनेल मेसी ने ही किए। इससे पहले सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जर्मनी के मिरास्लाव क्लोज के नाम था, जिन्होंने वर्ल्ड कप में कुल 16 गोल किए थे। मेसी के अलावा इस रिकॉर्ड के पीछे फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे भी दौड़ में शामिल रहे। एम्बापे अब तक 16 गोल कर चुके हैं और उनकी उम्र सिर्फ 27 साल है। मित्रों, ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने कहा था, सफलता कोई संयोग नहीं है, ये कड़ी मेहनत, धैर्य, सीखने, त्याग और अपने काम से प्रेम का परिणाम है। सफलता का जो मंत्र पेले ने बताया, मेसी भी उसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको भी समझना चाहिए मेसी पिछले 20 साल से लगातार टॉप फुटबॉलर क्यों बने हुए। मित्रों, मेसी का फुटबॉल करियर प्रोफेशनलिज्म का प्रतीक है। मेसी पार्टी और शराब से दूर रहते हैं। उनका नाम कभी भी अनुशासनहीनता के किसी मामले से नहीं जुड़ा। उनके साथी खिलाड़ी बताते हैं, मेसी नियमित टीम ट्रेनिंग के बाद भी अपने ट्रेनर के साथ अतिरिक्त अभ्यास करते हैं। मेसी रोज बॉल कंट्रोल, स्पीड, फिटनेस और शरीर की ताकत बढ़ाने पर काम करते हैं और अभ्यास के बाद रिकवरी पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, यानी 8 से 9 घंटे की नींद लेते हैं। मेसी अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सख्त है। उनका बॉडी फैट करीब 8% के आसपास माना जाता है। बॉडी फैट 8% होने का मतलब है कि मेसी के शरीर के कुल वजन का केवल 8% हिस्सा फैट है, जबकि बाकी 92% हिस्सा मांसपेशियां, हड्डियां, अंग और शरीर का पानी है। फिटनेस का यह स्तर सिर्फ एलीट एथलीट्स का होता है। इसीलिए मेसी जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहते हैं। चोट लगने पर मेसी ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो पूरी तरह फिट होने के बाद ही मैदान में लौटे हैं, जिससे उनका करियर लंबे समय तक सफल बना हुआ है। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होने वाले मेसी इस बार एक और वर्ल्ड कप जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरे। उनके अच्छे प्रदर्शन के पीछे ये प्रेरणा भी काम कर रही है। मित्रों, मेसी से हमें एक सीख और मिलती है। मेसी का करियर सिखाता है, असफलता अंत नहीं होती बल्कि वापसी की शुरुआत है। आज मेसी बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन कई बार वो आलोचनाओं के निशाने पर भी आए। मेसी 2014 वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। 2015 और 16 में लगातार कोपा अमेरिकी फाइनल हार गए। यहां तक कि एक समय उन्होंने राष्ट्रीय टीम छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था और संन्यास ले लिया था। लेकिन महान खिलाड़ी वही होता है जो हार के बाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर लौटता है। मेसी संन्यास से वापस लौटे, कोपा अमेरिका जीता, वर्ल्ड चैंपियन बने और अब वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यानी मेसी की जीवन सिखाता है, दबाव आपको हराता नहीं बल्कि और ताकतवर बनाता है। डीएनए में अब आज का संदेश, जीवन में 2 कार्य करते रहिए। जो आपको बेहतर बनाए उसे मेक कीजिए और जो आपको छोटा बनाए उसे ब्रेक कीजिए।